तो आज का टॉपिक है पहला स्नेल का नियम और दूसरा किरचॉफ्स की प्रथम नियम और द्वितीय नियम। साथियों, यदि आप गलती से इस चैनल पे आ गए हैं और 2024 का तैयारी कर रहे हैं तो समझिए बहुत सही जगह पे आ गए हैं। मैथ और फिजिक्स में आपको भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं 2024 के लिए 90 VVI क्वेश्चन का सीरीज चला रहा हूं, जिसमें से ही आपको क्वेश्चन 2024 में रहेंगे, क्योंकि ये 90 क्वेश्चन को सिलेक्ट करने के लिए मैं काफी दिनों से मेहनत कर रहा था। चलिए, तो आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले आप 10 से 20 सेकेंड मेरा बात को बढ़िया से सुन लीजिए। मैं 90 क्वेश्चन का जो सीरीज चला रहा हूं, उसका सीरीज नंबर देखा जाए तो आपको ये आ जाएंगे, चौथा सीरीज हो जाएंगे। ऑलरेडी 3 सीरीज चला दिया गया है। अब लग रहा होगा सर 90 क्वेश्चन जो आप बात कर रहे हो, 90 क्वेश्चन है कौन जिसे आप पढ़ा रहे हैं? तो आप देखना चाहते हैं तो पहला वीडियो में जाइए, उसमें 90 जो क्वेश्चन है उसको तस्वीर दिखा दिया गया कि यही 90 क्वेश्चन जो है मैं पढ़ा रहा हूं। सुनिए, सीरीज नंबर 2 से वही 90 क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर थर्ड करके हम पढ़ाना शुरू कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 तक पढ़ा चुके हैं। अब क्वेश्चन नंबर 6 से आते हैं, यानी 90 क्वेश्चन को मुझे पढ़ाना है और ऐसे सीरीज बाई आपको मिलते चला जाएगा। तो लग रहा होगा सर फर्स्ट वीडियो वो मिलेगा कहां से? तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दिया गया है, या एक साफ सुथरा से प्लेलिस्ट बना दिया गया है। 90 क्वेश्चन, टॉप 90 VVI सब्जेक्टिव क्वेश्चन 2024 का एक प्लेलिस्ट बना दिया गया है। आप वहां से क्लास नंबर 1 कीजिए, क्लास नंबर 2, क्लास नंबर 3, क्लास नंबर 4, ऐसे करते हुए पूरा 90 क्वेश्चन को आप पढ़ लीजिए। चलिए, तो अब हम लोग समझने का प्रयास करते हैं स्नेल का नियम। स्नेल का नियम क्लास 10th और 12th दोनों में पूछा जाता है। यह जो है ऑप्टिक्स का प्रश्न है, यानी प्रकाश की प्रकाश वगैरह से बोल सकते हैं। तो यह प्रश्न 10th और 12th दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है ना? चीजों को समझने का प्रयास कीजिएगा। तो प्रकाश के अपवर्तन का दूसरा नियम को ही स्नेल का नियम बोला जाता है। फिर से समझिए, स्नेल एक वैज्ञानिक है और प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम होते हैं, आपको पता होना चाहिए। तो पहला नियम कुछ अलग है और दूसरा नियम कुछ अलग है। तो दूसरा नियम को ही क्या बोला जाता है? स्नेल का नियम कहा जाता है। यानी जो बच्चा को प्रकाश के अपवर्तन का दूसरा नियम याद है, यानी स्नेल का नियम याद है। स्नेल एक वैज्ञानिक है, प्रकाश के अपवर्तन के दूसरा नियम को ही स्नेल का नियम कहा जाता है। तो मान लेते हैं कि आपको कुछ नहीं याद है और कहेगा स्नेल का नियम से आप क्या समझते, तो लिख दीजिएगा प्रकाश के दूसरा नियम को स्नेल का नियम कहा जाता है। चलिए, अब यहां से उससे काम नहीं चलेगा। अब यहां समझिए कि दूसरा नियम है क्या प्रकाश का अपवर्तन का। तो जो बच्चा 10th में पढ़ चुके हैं प्रकाश से रिलेटिव, यानी प्रकाश का अपवर्तन दूसरा चैप्टर, तो उनको तो कंप्लीट होंगे, है ना। और 12th की बात मैं कर दूं तो उनको भी ऑप्टिक्स का एक फेमस क्वेश्चन है स्नेल का नियम। तो इसमें देखिए हम आंसर क्या दिए हैं, प्रकाश के अपवर्तन के दूसरा नियम के अनुसार, है ना, आपतन कोण की जया, आपतन कोण की जया को साइन आई बोलते हैं, साइन आई बोलते हैं। और अपवर्तन कोण की जया, अपवर्तन कोण की जया और अपवर्तन कोण की जया, अपवर्तन कोण को जया का हम लोग क्या बोलते हैं? साइन आर बोलते हैं। का एक अनुपात होता है, का एक अनुपात, का अनुपात एक नियतांक होता है, ये भी बोल सकते हैं, का एक अनुपात भी बोल सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। फिर से मैं बोल देता हूं, प्रकाश के अपवर्तन के दूसरे नियम के अनुसार, प्रकाश के अपवर्तन के दूसरे नियम के अनुसार आपतन कोण की जया, बढ़िया से समझिए, आपतन कोण की जया और अपवर्तन कोण की जया, अपवर्तन कोण की जया का अनुपात एक नियतांक होता है। का अनुपात क्या होता है? एक नियतांक होता है। यानी देखिए अपवर्तनांक, यहां से समझिएगा, यहां पे आप देखिएगा म्यू बराबर साइन आई बटा साइन आर होता है। म्यू को अपवर्तनांक बोला जाता है, अपवर्तनांक, है ना, अपवर्तनांक। अपवर्तनांक बराबर फॉर्मूला भी कह सकते हैं कि साइन आई बटा साइन आर बोल सकते हैं। यहां पे चीजों को समझने का प्रयास कीजिए। यदि इतना ही लिखकर छोड़ देते हैं तो आपको 2 नियम स्नेल से मिल जाएंगे, लेकिन मैं इसे और डीप में बताने का प्रयास करता हूं। यही आपका क्या है? स्नेल का नियम। यहां पे समझिएगा इस पे क्वेश्चन कैसे आएंगे और चीजों को समझिए। जैसे अपवर्तन के दूसरा नियम में क्या है कि यहां पे समझिए कि ऊपर मान लेते हैं कि विरल माध्यम है, क्या है? विरल, और नीचे आपका सघन माध्यम है,
सघन। विरल सघन तो आपको समझ में आता है, विरल मतलब कम घना और सघन मतलब अधिक घना, ठीक है। तो प्रकाश के अपवर्तन यहाँ पे मान लेते हैं क्या है, अभिलंब है, अभिलंब क्या है बाबू, अभिलंब, अभिलंब। बढ़िया से समझिएगा, प्रकाश के शर्त तो याद होगा, यदि नहीं याद है तो मैं बताने का प्रयास करता हूं। प्रकाश के अपवर्तन का शर्त क्या है कि जब कोई प्रकाश जो है विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करता है तो अभिलंब की ओर मुड़ जाता है। जैसे मान लेते हैं कि यहां से हम क्या है, प्रकाश को भेजना शुरू किए, तो समझिएगा अभिलंब के साथ यही वाला कोण जो है आई बनाता है। कितना बनाता है, आई, जिससे को साइन आई भी बोल लेते हैं, ठीक है। और जब यहां से समझिए ये प्रकाश को जाना चाहिए था, सिर्फ सीधे ऐसे जाना चाहिए था, कैसे जाना चाहिए था, ऐसे। लेकिन क्या होगा कि विरल से सघन में आ गया, मान लेते हैं कि पानी से कांच में आया या वायु से मान लेते हैं कि जल में आ रहा है, तो अभिलंब उसको खींचता है और यह किस ऐसे आ जाएगा, इस तरीका से मुड़ जाएंगे, ठीक है। मैं इस नॉर्मली तरीका से बताने का प्रयास करता हूं, मुझे ऐसा लग रहा है कि 10th आप पढ़ चुके होंगे, नहीं तो इसको अगर पूरा समझाने का प्रयास करें तो इसको कुछ औकात ही नहीं कि मैं नहीं समझा पाऊंगा। लेकिन हमें लग रहा है कि ज़्यादा ही समझाने की इसमें कोई ज़रूरत है नहीं, ऐसा काम आप लोग कर चुके हैं, 12th की बच्चा है और 10th में तो दूसरा चैप्टर में आप लोग पढ़े होंगे। तो जैसे ही ई वाला इसके साथ क्या होगा कि अभिलंब इसको खींच लिया, अगर ई वाला चीज ऊपर सघन रहता, नीचे विरल रहता, तो अभिलंब से दूर भाग जाता, यानी इधर किरण आ जाता, ठीक है। तो यहाँ पे समझिए यही वाला जो कोण बनता है इसको आर बोला जाता है, यानी आई हो गया, आर हो गया। ऐसा कह सकता है कि आपतन कोण मान लेते हैं कि बोल देगा कि 60 डिग्री, बोल दिया, कोई दिक्कत नहीं, आपतन कोण 60, यानी साइन आई कितना है, आई के मान 60 होगी। न्यूमेरिकल टाइप पे मैं बात कर रहा हूँ, देखिए इतना भी दर्शा दीजिएगा, इस सब नहीं लिखिएगा, इतना भी दर्शा दीजिएगा तो और बढ़िया हो जाएगा। बात को समझते रहिए मेरे साथ, और बढ़िया हो जाएगा। अब यहां से देखिए ऐसा हो सकता है कि न्यूमेरिकल मैं बता रहा हूं, इतना ही काम कर लीजिएगा। अब न्यूमेरिकल पे ध्यान दीजिए, मान लेते हैं कहेगा आपतन कोण आपका 60 डिग्री और अपवर्तन कोण मान लेते हैं कि 30 डिग्री दे देगा, कितना देगा, 30 डिग्री। तो आपसे पूछेगा इसका अपवर्तनांक क्या होगा, या स्नेल का नियम के अनुसार म्यू बराबर क्या होगा, यानी अपवर्तनांक क्या होगा, ये भी पूछ सकता है। तो हम लोग अपवर्तनांक चुपचाप क्या कर लेंगे, हल कर लेंगे, इस पे क्या कर लेंगे, हल कर लेंगे। और हल में क्या करेंगे, साइन यहाँ पे आई की जगह आप 60 रख दीजिए और नीचे क्या कर लीजिए, साइन आर, आर की जगह आप कितना रख दीजिएगा, 30 रख दीजिएगा। इसको कैलकुलेशन कीजिएगा तो साइन 60 के मान √3/2 होता है और 30 के मान 1/2 होता है। 2 से 2 कैंसिल हो जाएंगे, आपके पास जो आ जाएगा आंसर, ठीक से समझिए, आपके पास जो आंसर आ जाएंगे ओनली √3 आ जाएंगे, यही आपका क्या हो जाएंगे, आंसर हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि मैं चीज़ों को समझाने में सफल रहा हूँ। स्नेल का नियम को बहुत सिंपल तरीका से आप बना सकते हैं, ऐसा न्यूमेरिकल भी देगा तो आप हड़बड़ाइएगा नहीं। चलिए मैं आगे बढ़ने का प्रयास करूंगा, स्नेल का नियम हो चुका है। अब हम आते हैं आपको किरचॉफ्स के प्रथम नियम और द्वितीय नियम। चलिए ठीक है, आप इसे स्क्रीनशॉट कर लें। चलिए ध्यान दीजिए, किरचॉफ्स का नियम बहुत बेहतरीन प्रश्न है, लगातार पूछे गए प्रश्न है और यह प्रश्न आया तो समझिए कि 5 नंबर में आपको आएंगे। मैं भी बताऊंगा कि किरचॉफ्स के नियम में 2 नंबर का क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है और 5 नंबर का क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है। चीजों पे ध्यान दीजिए, मैं पहले क्वेश्चन को समझाने का प्रयास करता हूं। क्वेश्चन क्या है कि किरचॉफ्स लॉ, यानी इसको हिंदी में बोल सकते हैं किरचॉफ्स का नियम, इसी का दूसरा नाम है किर्चहॉफ का नियम और इसी का दूसरा नाम है किर्चहॉफ का नियम। यानी किरचॉफ्स के नियम बोले या किर्चहॉफ का नियम बोले या किर्चहॉफ का नियम बोले, यानी हॉफ खॉफ सब एकरे में है, बढ़िया से समझिएगा। तो किरचॉफ्स ने अपना 2 नियम दिया था। किरचॉफ्स एक वैज्ञानिक है जो 2 नियम दिया है। किरचॉफ्स का प्रथम नियम यदि पूछ दिया जाए तो 2 नंबर में, और किरचॉफ्स का द्वितीय नियम पूछ दिया जाए तो 2 नंबर में। यदि किरचॉफ्स के नियम पूछा जाए तो आपको प्रथम भी लिखना होगा, द्वितीय भी लिखना होगा। यानी यदि आपसे फरमा के पूछ दिया जाए कि किरचॉफ्स के प्रथम नियम को लिखे तो 2 नंबर में क्वेश्चन लिखे, या फरमा के पूछ सकता है किरचॉफ्स के द्वितीय नियम को लिखे तो 2 नंबर में दे सकते। यदि किरचॉफ्स के नियम को लिखे तो आपको दोनों नियम देना होगा और यह क्वेश्चन 5 नंबर में पूछे जाएंगे, ठीक है। तो बढ़िया से समझिए, किरचॉफ्स एक वैज्ञानिक है बाबू जो अपना एक नियम दिया, कितना, 2 नियम दिया है ना, पहला नियम और दूसरा नियम। तो पहला नियम में उसने क्या बताया और दूसरा नियम में क्या बताया, मैं दोनों को बताऊंगा इस वीडियो में। तो पहले आप
पहला नियम को समझिए कि पहला नियम के बारे में उसने क्या बताया था, किरचॉफ्स पहला नियम में बताया क्या। ठीक है, तो बढ़िया से समझिए। तो जो बच्चे जल्दी में है उनको लगता है कि मैं जानता हूं, थोड़ा सा मेरा आंसर में कमी आ रहा है, तो आप देख सकते हैं, मैं बता देता हूं, पढ़ देता हूं, उसके बाद मैं कहीं से इसको नहीं छोड़ूंगा कि मैं समझा नहीं पाऊंगा, मैं हर एक चीजों को समझा दूंगा। ठीक है, तो पहले जल्दबाजी वाला बच्चा, इसने क्या बताया पहला नियम में कि किरचॉफ्स के पहला नियम। देखिए सबसे पहले समझिए कि किरचॉफ्स के पहला नियम दे सकता है, उसी का नाम धारा नियम है या उसी का नाम संधि नियम है। तो किरचॉफ्स के पहला नियम का कितना नाम है? 3 नाम है। पहला तो हो गया किरचॉफ्स का नियम, पहला नियम, दूसरा नाम है धारा नियम और तीसरा नाम है संधि नियम। यानी पहला नियम देगा फिर भी यही आंसर होगा, धारा का नियम देगा किरचॉफ्स के धारा नियम को लिखे, या डायरेक्ट धारा नियम बोल देगा तो समझना कि किरचॉफ्स ने ही दिया था और यही आंसर होगा, या संधि नियम भी बोलेगा तो यही आंसर होगा। डायरेक्ट कहेगा संधि नियम को लिखे तभी यही आंसर होगा, या किरचॉफ्स के संधि नियम को लिखे फिर भी यही आंसर होगा। आंसर क्या होगा तो ठीक से समझिए, विद्युत परिपथ के किसी संधि पर कुल धाराओं का बीजगणितीय योग करते हैं तो उसका मान शून्य हो जाता है। यानी सिग्मा आई, सिग्मा के मतलब जोड़ होता है, किसको जोड़ है? धारा को, तो उसका मान 0 आना चाहिए, यही बताया था। जो बच्चा जल्दबाजी में है उनको लगता है हम समझ गए तो आप जा सकते हैं, बाकी अब मेरे साथ कमजोर का ध्यान दीजिए, है ना। ऐसा नहीं कि कमजोर बोल दिए तो आप कमजोर हैं, बाकी आप ध्यान देने का प्रयास कीजिए, हर एक उस चीजों को मैं बताऊंगा। चलिए तो एकक लाइन को पढ़ते हैं और समझाते हैं। विद्युत परिपथ, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि विद्युत परिपथ क्या होता है। तो विद्युत परिपथ उसे बोला जाता है जहां से धारा आता है जाता है। जैसे आप बोर्ड को देख सकते हैं, तो बोर्ड जो है वहां से क्या है कि आप स्विच ऑन करिएगा तो बॉल बढ़ जाएगा, ऑफ कर दीजिएगा तो बंद हो जाएगा, यानी वहां पे उस चीजों को हम लोग परिपथ बोल सकते हैं। ठीक है, बोर्ड हो गया, जहां से मतलब लाइन वगैरह है, लाइन है तो उसको परिपथ बोल सकते हैं वहां पे, है ना। आगे तो क्या कहा कि विद्युत परिपथ के किसी संधि, यहां पे मेन आपका इंपॉर्टेंट संधि आ रहा है, संधि वो बोला मत समझिएगा, समधि मिलन। ठीक है, किसी संधि, बढ़िया से समझिए, किसी संधि पर कुल धारा या धाराओं का जब उसको मैथमेटिक्स किया जाता है, मतलब जोड़ घटाव किया जाता है और उसका योग कर दिया जाता है तो उसका मान क्या आ जाता है? शून्य हो जाता है। बहुत सिंपल बात बताया, मैं इसको समझा रहा हूं। उसने कहा कि कुल धाराओं का जब योग किया जाए तो उसका मान 0 आ जाता है। किसी संधि पर, संधि के इंग्लिश में जंक्शन बोला जाता है, किसी जंक्शन पे कुल धाराओं का जब बीजगणितीय योग किया जाता है, यानी बीजगणितीय योग किया जाता है तो उसका मान 0 होता है। अब मैं अपना लैंग्वेज में समझा रहा हूं, संधि के मतलब जंक्शन होता है। क्या होता है बाबू? जंक्शन होता है। तो समझिएगा कि किसी संधि पर कुल धाराओं का बीजगणितीय योग का मान 0 होता है। अब इसको समझिए कि मान लेते हैं कि आपको बोलेंगे कि पटना चले जाइए जंक्शन, जंक्शन उससे बोला जाता है जहां से चारों धाराओं, मतलब चारों जगह से धारा आए और जाए, या हम लोग जंक्शन की बात करें तो वहां ट्रेन आती है, जो कि आप बढ़िया से समझते हैं। तो मान लेते हैं कि पटना जंक्शन पे बोल देंगे, यानी जंक्शन उसे कहा जाता है जहां चारों तरफ से ट्रेन आती है और ट्रेन जाती है। मैं ट्रेन पे ले लिया, और मान लेते हैं कि जंक्शन पे आपको बोलेंगे कि चले जाइए और कहेंगे कि देखिए आप गिनिएगा कि किधर किधर से ट्रेन आया, तो देखिएगा कि दक्षिण से 5 ट्रेन आया, फिर उसके बाद देखिएगा कि उत्तर से भी 4 ट्रेन आया, तो टोटल 9 हो गया। तो पता चलेगा कि दक्षिण से 5 ट्रेन आया था, वो कहीं ना कहीं 2 ट्रेन पूरब में चल जाएगा, पूरब में चल जाएगा, दक्षिण में उसके बाद मान लेते हैं कि पश्चिम में चल गया, ऐसे करके 5 ट्रेन आपको क्या हो जाएंगे? चल जाएंगे, है ना, इधर उधर चल जाएंगे, वहां पे खत्म हो जाएगा। लेकिन जो उत्तर से आया था 4 ट्रेन, वो भी कहीं ना कहीं जाएंगे। ऐसा तो नहीं कि जंक्शन पे आके सभी ट्रेन वहां पे रुक जाएंगे, वो रुकेंगे लेकिन उसके बाद चले जाएंगे, यानी उसको जब योग करेंगे तो 0 आएगा। समझाने का हम प्रयास कर रहे हैं कि कहने के मतलब कि जंक्शन पर ट्रेन नहीं रहता है सब घड़ी, वो कहीं से आई है तो कहीं ना कहीं जाएगी, है ना। जैसे उत्तर से आया है तो आप दक्षिण में चल जाएगा या कहीं और चल जाएगा, है ना। इधर से आया है तो वो भी इधर उधर कहीं ना कहीं चल जाएगा। यानी लास्ट में जब आपको रात हो जाएगा तो हम आपसे पूछेंगे कि जंक्शन पे कितने ट्रेन है, तो आप बोलिएगा एक भी नहीं सर, 5 गो उधर से आया था, 3 गो उधर चल गया, फिर 2 गो उधर चल गया,
इधर से 4 गो आया था, एक उधर चल गया, 2 गो उधर चल गया, इधर मतलब खत्म हो गया, ट्रेन रात में नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो आई है तो कहीं ना कहीं जाना होगा। तो ही करा कि विद्युत परिपथ के किसी जंक्शन पर अगर कुल धारा देखा जाता है तो उसका बीजगणित किया जाता है, मतलब जोड़ घटाव किया जाता है, जोड़ा जाता है, तो उसका मान शून्य होता है। जैसे सिंपल बात है, मान लेते हैं यहां से उसने क्या बताया कि यहां से मान लेते हैं कि एक कोई धारा, यहां जंक्शन है, जंक्शन मतलब यहां से धारा आया, मान लेते हैं कि I1 धारा आया है, और यहां से फिर मान लेते हैं कि I2 धारा आया है, फिर उसके बाद मान लेते हैं I1 I2 आया, ये I1 आया और I2 आया, तो ऐसा हो सकता है कि इधर निकल गया, तो इधर निकलने वाला धारा को I3 कह लेते हैं, और ऊपर निकल गया जिसका नाम हम दे देते हैं कि I4, ये धारा निकल गया। यानी पता चला यहाँ से कि I1 आया, I2 आया, तो I4 निकला, I3 निकला। यहाँ से मैं न्यूमेरिकल भी बताऊंगा, तो अगर इतना लिख दीजिएगा तो आपको तो 2 नंबर मिल ही जाएंगे, लेकिन ऐसे बनाकर लिख दीजिएगा तो और हो जाएगा। इसने एक बात और कहा था जो यहाँ से आपको मिलेगा, तो उसने कहा सभी को जोड़ो, तो आने वाला धारा जुटेगा, तो I1 आया था, जुटेगा कौन? I2, क्योंकि I1 I2 तो आया था जंक्शन पे, निकल कौन गया? तो I3 निकल गया, यहाँ से I3 निकल गया और I4 भी निकल गया, बराबर 0। उसने कहा कि सभी धारा को आप जोड़ दीजिएगा तो उसका मान 0 आएगा, जो कि मैंने लिख दिया। अब यहाँ से देखिए I1 अब प्लस I2 हो जाएगा, वो दोनों उधर चल जाएगा, यानी I3 और प्लस क्या हो जाएगा? I4 हो जाएगा, क्योंकि ध्यान दीजिए ये I3 माइनस में था, उधर गया प्लस में, उधर गया प्लस में। तो उसने कहा कि जो आने वाला धारा होता है वही जाने वाला धारा होता है, यानी जो ट्रेन आया है वही जाएगा, यानी आने वाला ट्रेन बराबर जाने वाला ट्रेन होता है। 5 उधर से आया तो उधर उधर जाएगा, तो 5 उसको वही के बराबर हो जाएगा। 4 गो आया था तो भी कहीं ना कहीं जाएगा, वो भी तो आने आया जो ही जाएगा। तो उसने कहा कि ये जो ट्रेन आया था जंक्शन पे, I1 I2 आया था, तो इसको नीचे दिखाई दे रहा है, यानी यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे ये जो है आया था, ट्रेन आया, आने वाला धारा है ना, लिख देंगे कि आने वाला धारा जो है वो जाने वाला धारा, इसको हम लोग जाने वाला धारा बोल सकते हैं। यहाँ से इसको हम लोग जाने वाला धारा, कि जाने वाला धारा, जाने वाला धारा, यानी बोल सकते हैं कि आने वाला धारा, आने वाला धारा जो है वो बराबर है जाने वाला का, जाने वाला। तो जो बच्चा को नहीं दिमाग में जाएगा तो वो ये भी लिख सकते हैं कि किरचॉफ्स के पहला नियम ये बताया कि आने वाला धारा जो होता है जाने वाला धारा का बराबर होता है, दूसरा हो सकता है। कहने के मतलब कि दूसरा परिभाषा बोल सकते हैं पहला नियम का, ठीक है। आने वाला धारा बराबर जाने वाला धारा, जैसे न्यूमेरिकल आपसे देगा वहां पे समझिएगा, आप आए हैं तो बढ़िया से समझ के जाइए। मान लेते हैं कि ऐसा कहेगा कि इधर से 4 एम्पियर धारा आया, ठीक है, और नीचे से भी आपको जरूरी नहीं, ऊपर से भी कहीं से दे सकता है, यहाँ से 3 एम्पियर आया, तो आपसे पूछेगा कि यहाँ से 5 एम्पियर चला गया, तो आपसे पूछेगा कि यहाँ कितना एम्पियर जाएगा बताओ। यानी कह सकता है कि यहाँ पे I1 दे देगा और कहेगा I1 के मान क्या होगा, तो आपको सोचना होगा कि अच्छा इधर से 4 एम्पियर आया है और 3 एम्पियर आया है, तो 7 एम्पियर क्या हुआ? आया है, यानी 7 एम्पियर धारा आया है। गया कितना? 5। 2 अभी जंक्शन पे होगा तो 2 इधर से निकल जाएगा, यानी हम लोग कहेंगे कि I1 के मान कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो इस तरीका से हम लोग क्या करते हैं, चीज़ों को समझते हैं, है ना। यानी आने वाला जो धारा होता है जाने वाला धारा के बराबर होता है। आया कि कुछ 7 गो, तो ऊपर 5 गो गया तो 2 गो इधर और जाएगा, तो यहाँ पे हम लोग कहेंगे इस तरीका से न्यूमेरिकल भी बनाएंगे। तो यहाँ तक भी लिख दीजिएगा तो आपको 2 नंबर मिल जाएगा। मुझे उम्मीद है कि मैं चीज़ों को समझाने में सफल रहा हूँ। आप सेकेंड नियम को बढ़िया से समझिएगा, चलिए, है ना। यानी इसका आंसर हो जाएगा विद्युत परिपथ के किसी संधि पर कुल धाराओं का बीजगणितीय योग का मान क्या होता है? 0 होता है। तो अभी आप समझने वाले हैं किरचॉफ्स का सेकेंड नियम, बहुत इंपॉर्टेंट नियम है, लगातार एक क्वेश्चन पूछे गए हैं, कई बार लगातार पूछे गए, तो चीजों को समझने का प्रयास कीजिए, 100% आपको समझा कर भेजेंगे, ठीक है। यहां पे इसका देखिए किरचॉफ्स का नियम में 2 नियम है, पहला नियम दूसरा नियम। मैं दूसरा नियम को इसमें बता रहा हूं कि द्वितीय नियम, ठीक है। तो देखिए द्वितीय नियम को कई नाम से पुकारा जाता है ना। बोल्ट्ता का नियम भी कहेगा यही आंसर होगा, या बंद पास का नियम बोलेगा यही आंसर होगा, या बंद जाल का नियम बोलेगा यही आंसर होगा, या लूप का नियम बोलेगा यही आंसर होगा। यानी इसका कई नाम हो गया, 4 नाम हो गया, बोल्ट्ता का नियम, बंद पास के नियम, बंद जाल का नियम, लूप का नियम। इतने तरीका से इसको पूछ सकते हैं और पूछा ही जाता है।
अब इसको समझने का क्या कीजिए, प्रयास कीजिए। देखिए मैं पहले इसको आंसर बता देता हूँ, जो मैं बोर्ड पे लिखा हूँ उसको पढ़ देता हूँ। ऐसा हो सकता है कि इसमें कुछ बच्चे तेज होंगे जो जल्दी समझ जाते हैं। देखिए क्या करा है कि किसी विद्युत परिपथ कि किसी बंद जाल, यानी जाल वो होना चाहिए बंद। इस समझिए कि एक जाल है, क्या है, जाल है जो पूरी तरीका से क्या है, बंद है, कहीं से यहाँ पे खुला हुआ नहीं दिखाई दे रहा। ठीक है, तो क्या कहता है, किसी विद्युत परिपथ के किसी बंद जाल, यानी बंद जाल के विभिन्न भागों से प्रवाहित होने वाला विभिन्न भागों से प्रवाहित होने वाली विद्युत धाराओं एवं संगत प्रतिरोध का बीजगणितीय योग। फिर से समझिए, संगत प्रतिरोध के गुणनफल के बीजगणितीय योग उस जाल में उपस्थित विद्युत वाहक बल के बीजगणितीय योग के क्या होते हैं, बराबर होते हैं। और इस तरीका से डायग्राम है। मैं आपको बता दूं कि आपको बहुत कम समझ में आए होंगे। यहां मैं पढ़ रहा था तो यहाँ पे गड़बड़ा हम भी रहे थे, क्योंकि हम समझाने का तरीका जानते हैं, है ना। ये जो है हम जे बार लिखेंगे जे बार चेंज हो जाएगा। कहने के मतलब कि यदि इस तरीका से समझ जाओ कि रट के नहीं लिखा जा सकता। ठीक है, कहने की मतलब कि इसको इस तरीका से समझ आइए कि बस क्वेश्चन आया कि दूसरा नियम को लिखे, समझिए कि इस तरीका से दिमाग में घुसा हुआ है कि उसको लिख दें। ठीक है, समझिए जरूरी नहीं है कि आप इसी चीज को लिखिएगा, क्योंकि तो समझ में ही नहीं आया। अब इसको समझाएंगे तब समझ में आएगा। तो ये सब हटाइए, ताम झाम हमको भी समझाने में अच्छा नहीं लगता। ये परिभाषा के रूप में है, आपको मैं बताऊंगा तो ये अपने आप ऑटोमेटिक निकलने लगेगा। यहाँ पे मोटा मोटी बात ये समझिएगा कि दूसरा नियम जो है वो बंद परिपथ के नियम दिया गया, यानी बंद जाल का नियम दिया गया। और वो जाल यानी वो ऐसा करेंट जाना चाहिए जो सब पूरी तरीका से बंद हो, जैसे बंद घर हो गया, है ना। तो बंद चीज के लिए दिया गया था। और इसमें एक चीज बताया गया कि बंद जो जाल रहेगा उसमें धारा गुजरेगा, उसमें प्रतिरोध भी होगा और उसमें विद्युत वाहक बल भी। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पे हम दो गो बंद जाल लिए, आप तीन ले सकते हैं। देखिए बंद जाल ये वाला मान लेते हैं कि ये पूरी तरीका से देखा जाए तो ये बंद जाल पहला है और ये बंद जाल कितना है, दूसरा है। और भी आप नीचे तक ले सकते थे, उसमें कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे देखिए इसका नाम धारा है जो कि पहला है, तो इसलिए I1 कह दिए, और इसका नाम प्रतिरोध है जो R1 है, और ई जो है विद्युत वाहक बल है जो E1 है, क्योंकि विद्युत वाहक बल को ई से लिखा जाता है। तो यहाँ पे समझिएगा कि विद्युत वाहक बल, है ना, को ई से लिखा जाता है। किससे लिखा जाता है, ई से। अब यहाँ पे समझिएगा इसी प्रकार इसमें देखा जाए तो ई I2 है, R2 है, E2 है, हाँ, इस तरीका से। तो इसमें क्या बोला गया कि किसी बंद जाल, ठीक से समझिए, ये सब जो लिखा है ना मैं खुद बोल दे रहा हूं, उसमें पढ़ने की हमें जरूरत नहीं है। किसी बंद जाल से प्रवाहित होने वाला कुल धाराओं और उसके संगत प्रतिरोध, कुल धाराओं उसके संगत प्रतिरोध के गुणनफल का बीजगणितीय योग और उस जाल में उपस्थित विद्युत वाहक बल का बीजगणितीय योग के बराबर होते हैं, कि बीजगणितीय योग के क्या होते हैं, बराबर होते हैं। जैसे अब मैं समझाता हूं, मैं ऐसा करता हूं कि पहला हम बंद जाल लेते हैं। फिर से समझिएगा बाबू, पहला बंद जाल लिए और पहला बंद जाल में ई वाला लाइन आ रहा है और ई वाला लाइन आ रहा है, यानी कह सकते हैं कि पहला बंद जाल में आपको ए बी सी डी, यही वाला से हमको पहला बंद जाल मिला है। तो लिख दिए हैं प्रथम बंद जाल में ए बी सी डी में, ठीक है। इसमें देखा जाए तो समझिए कि इसमें बोला ही गया है आंसर में कि धारा और संगत प्रतिरोध के बीजगणितीय संगत प्रतिरोध के गुणनफल का बीजगणितीय योग और उसके संगत प्रतिरोध के योगफल के बराबर होता है। चलिए तो बताइए, हम लोग चल रहे हैं ए बी सी डी में, तो हम यहां से क्या किए, I1 और R2 के गुणा कर दिए, क्योंकि कहता है कि बीजगणित समझिए उस जाल में उपस्थित विद्युत धारा और संगत प्रतिरोध
के गुणनफल। तो देखिए I1 I2 को हम गुणनफल मतलब गुना कर दिए, और इसमें देखा जाए यानी ये दोनों में देख रहे हैं, इसमें देख लीजिए और इसमें, तो ये I2 है और R2 है, I2 है और R2 है, दोनों के गुना कर दिए। बीजगणितीय योग, तो लग रहा वो सर घटा काहे दे रहा है, तो घटाने का रीजन है, देखिए जिधर इधर धारा जा रहा है और इसमें भी इधर जा रहा है, अगर सेम धारा जाता है तो उसमें घट जाता है, योग में ही घट जाता है, ठीक है। तो सिर्फ यहाँ पे हमने क्या कर दिया, घटा दिया और बराबर कर दिए। तो इसमें विद्युत वाहक बल E1 है और इसमें विद्युत वाहक बल क्या है, E2 है। ये दोनों को हम योग ही किए हैं, लेकिन धारा सेम होने के कारण यहाँ पे आपको यहाँ पे माइनस लग गया, ठीक है। तो हमने अब यहाँ से परिभाषा को बोल लेते हैं, क्या कहेंगे, किसी बंद जाल में प्रवाहित होने वाला धारा और संगत प्रतिरोध के गुणनफल, धारा और संगत प्रतिरोध के गुणनफल, और समझिए धारा और संगत प्रतिरोध के गुणनफल का बीजगणितीय योग है, उस जाल में उपस्थित विद्युत वाहक बल के बीजगणितीय योग के क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अब हम लोग दूसरा जाल में चलते हैं। तो दूसरा बंद जाल है CDEF है, CDEF, तो वही लिख दिए द्वितीय बंद जाल CDEF में। देखिए यदि नहीं समझ में आ रहा है तो मैं एक बार बहुत ज़्यादा रिफ्रेश कर दूंगा, वहाँ आपको 100% समझ में आ जाएगा, मतलब बिल्कुल मैं फ्रेश कर दूंगा, इसको झड़िया कर दूंगा, ठीक है। बस लेकिन अभी समझिए, तो यहाँ पे क्या है, दूसरा बंद जाल है CDEF में, तो इसमें देखिए I1 में I2 में R2 के गुना करना होगा, क्योंकि संगत प्रतिरोध गुना होते हैं। अब इसमें देखिए, इसमें ध्यान दीजिए कि इसमें धारा इधर जा रहा और इसमें धारा इधर जा रहा, तो इसका उल्टा धारा है, तो इसीलिए यहाँ पे जोड़ दिए, ठीक है। इसमें उल्टा देखिए धारा इस तरीका से जा रहा। अब वहाँ पे देखिए नीचे जैसा ही आया है, तो इसमें I1 और I2 दोनों धारा तो इसमें जाएंगे ना, तो I1 I2 को हम लोग यहाँ पे ले लें। इसका संगत प्रतिरोध देखा जाए तो R3 है, R3, तो इसको गुना कर दिए और बराबर। अब यहाँ पे देखिए तो विद्युत वाहक बल सिर्फ E2 है, यहाँ पे E2, क्योंकि ई वाला तो विद्युत वाहक बल लेना ही नहीं, क्योंकि यही वाला मैंने देखना, तो इसका विद्युत वाहक बल क्या है, E2 है। यही क्या हो गया, आपको आंसर हो गया। इतना कर दीजिएगा, आपको मिल जाएगा। अब देखिए इस सब चीज़ों को हटा दीजिए, मैं मोटा मोटी समझाने का प्रयास करता हूँ। देखिए कहेंगे कोई बंद जाल रहेगा, कोई क्या रहेगा, बंद जाल रहेगा, उसमें धारा जो जाएगा, क्या जाएगा, धारा, और उसके संगत प्रतिरोध को गुणनफल करेंगे। क्या करेंगे, गुणनफल करेंगे, गुणनफल करेंगे, और गुणनफल करके बीजगणितीय योग करेंगे। तो ये फिर ये दोनों को गुना कर दिए हैं, देखिए ये दोनों को गुना कर दिए और बीजगणितीय योग भी कर दिए। योग मतलब यहाँ घटाव होगा, उल्टा चलेगा, बीजगणितीय योग कर दिए। और उस जाल में उपस्थित विद्युत वाहक बल कौन कौन है, E1 और E2 है। इस जाल में E1 और E2 है, दोनों का योग ही किए, लेकिन यहाँ पे क्या है, सेम धारा रहने के कारण घटाव हो गया। बीजगणितीय योग के क्या होते हैं, बराबर होते हैं। द्वितीय में आपको समझ में आ गया कि इसमें भी हम I2 R2 गुना में कर दिए हैं, और यहाँ पे प्लस करने का हो गया कि धारा इधर जा रहा है और ये धारा इधर जा रहा है, इसे विपरीत है इसलिए प्लस हो गया। इसमें धारा जब जाएगा तो I1 और I2 जुट के आ जाएगा, क्योंकि धारा जा रहा है इस तरीका से, और इसका संगत प्रतिरोध R3 है, और इसमें विद्युत वाहक बल अकेले ही है, इसीलिए E2 हो जाएगा। इतना ही काम कर दीजिएगा तो आपको यहाँ से 2 नंबर मिल जाएंगे, है ना। और दोनों नियम को लिख दीजिएगा तो आपको 5 नियम मिल जाएंगे, तो 5 नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। चलिए तो इसको क्या कीजिए, स्क्रीनशॉट कीजिए, और हाँ इसको स्क्रीनशॉट कीजिए, है ना। चलिए आपसे स्क्रीनशॉट हो गया होगा। अब क्या है कि मुझे पूरा विश्वास है कि अभी तक सभी बच्चा को समझ में नहीं आया होगा, लेकिन जब तक समझोगे नहीं तब तक छोड़ेंगे भी नहीं। अब हम सभी को साफ सुथरा करते हैं और अपने तरीका से मैं किरचॉफ्स के दूसरा नियम को समझाने का प्रयास करते हैं। आपको चुटकी बजा के दिमाग में चल जाएगा। ध्यान दीजिए, मैं सभी को क्या करता हूं, साफ करता हूं, इस सब को मैं हटाता हूं और अपने तरीका से समझाऊंगा, ठीक है। यहां से भी हटा दिए, देखिए अब यहां से किरचॉफ्स के दूसरा नियम को समझने का प्रयास कीजिए। बिल्कुल इजी मेथड से मैं समझाऊंगा, इस सब बहुत सारा चीज को मैं समझा भी रखा हूं। तो द्वितीय नियम या बोल्टता नियम या बंद परिपथ नियम या बंद जाल का नियम, इस या लूप का नियम भी बोला जाता है द्वितीय नियम को। इतना तरीका से पूछ सकता है, बोल्टता का नियम, बंद परिपथ का नियम, इस तरीका से पूछेंगे, लूप का नियम, है ना, बंद जाल का नियम। तो इसमें ध्यान दीजिए, किसी विद्युत परिपथ के किसी बंद जाल के विभिन्न भागों से प्रवाहित होने वाले
विद्युत धाराओं एवं संगत प्रतिरोध के गुणनफल का बीजगणितीय योग और उस जाल में उपस्थित विद्युत वाहक बल का बीजगणितीय योग का क्या होता है, बराबर होता है। इसी चीज को लिखा गया। चलिए अपने तरीका से समझिए। मान लेते हैं कि आप बंद जाल ले रहे हैं। ठीक से देखिए, हम क्या करें कि एक बंद जाल ले रहे हैं, एक प्लस है, एक माइनस है। ठीक से समझिए। और यहाँ पे हम क्या कर दिए, एक प्रतिरोध ले लिए। तो ये पहला है, इसलिए इसमें समझते हैं कि इससे धारा जब जा रहा है तो ई I1 होगा और इसका विद्युत वाहक बल E1 होगा। और इसमें ध्यान दीजिएगा कि इसमें R2 होगा। उसके बाद यहाँ से हम ऐसा कर लेते हैं कि अगला ध्यान दीजिए, इस तरीका से ले लेते हैं प्लस माइनस, और इस ऐसे क्या हो गया, प्लस माइनस इस तरीका से। और इसमें भी हम लोग क्या करते हैं कि R2 ले लेते हैं, है ना। इसमें धारा क्या होगा, I2 होगा। और इसमें विद्युत वाहक बल कितना होगा, समझिए E2 होगा। इस तरीका से फिर आगे चलेंगे और इस तरीका से हम लोग क्या कर लेंगे कि इसको बंद कर देंगे। क्या कर देंगे, बंद कर देंगे। सिर्फ इसमें प्रतिरोध को लेना है। क्या करना है, प्रतिरोध को लेना है। यही इसका फिगर है। यही क्या है बाबू, फिगर है। बात को समझते रहिए मेरे साथ। यही क्या है, फिगर है। तो समझिए, अब हम लोग यहाँ से क्या करेंगे कि जैसे ही धारा इधर आएगा, ये दोनों देखिए इस डायरेक्शन में आ रहा है, इसलिए धारा धीरे धीरे क्या हो जाएगा, इस साइड से इधर आएगा। तो इसमें जो धारा आएगा I1 और प्लस I2 दोनों साथ में आएगा। और इसका धारा इधर दिखा जा रहा है, इसका इधर दिखा। ये सिर्फ ऐसे धारा चलेंगे। क्या चलेंगे, ऐसे। अब चीज़ों को समझिए, नाम दे देते हैं ABCDEF, इस तरीका से दे देते हैं। तो देखिए उसने क्या बताया, अब समझिए। I1 का संगत प्रतिरोध R1 है और इसका विद्युत वाहक बल E1 है। I2 का संगत प्रतिरोध R2 है, इसका विद्युत वाहक बल E2 है ना। अब यहाँ से समझिए, बस इतना ही। यहाँ से इसका नाम R3 है। अब यहाँ से क्या करते हैं कि हम चलते हैं बंद परिपथ या बंद परिपथ किस में चलते हैं। तो इसमें दो गो बंद परिपथ है। देखिए एक ई वाला हो गया और एक ई वाला हो गया, है ना। तो हम लोग ABCD में चलते हैं, ABCD में। बढ़िया से समझते रहेगा, किस में चलेंगे, ABCD में चलेंगे। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसमें हम लोग करेंगे क्या, तो सिंपल है कि आपको क्या कहा गया कि धारा और उसके संगत प्रतिरोध का गुणनफल, धारा और उसके संगत प्रतिरोध का गुणनफल। देखिए यहां से है धारा एवं संगत प्रतिरोध का गुणनफल। तो गुणनफल यानी कहेंगे I1 में R2 को गुणा कर रहे हैं और गुणनफल, है ना। गुणनफल का बीजगणितीय योग। अभी इसको स्टॉप रखिए, इसमें इसको तो हो गया। अभी इसमें चलेंगे ना, बंद जाल में ई वाला भी लाइन आता है, ई वाला भी लाइन आता है, क्योंकि ई दोनों से ही बंद हुआ है। ठीक है, तो इसमें चलेंगे I2 और R2, क्योंकि I2 का संगत प्रतिरोध R2 है, बराबर। इसमें उपस्थित विद्युत वाहक बल कौन कौन है, E1 है और क्या है, E2 है, E2 है। इस तरीका से तो क्या कहता है, गुणनफल का बीजगणितीय योग। बीजगणितीय योग मतलब यहाँ होना चाहिए था जोड़, क्योंकि बीजगणितीय योग मतलब जोड़ होता है, क्योंकि इसका जोड़। लेकिन यहाँ पे क्या करना है कि धारा सेम रहने के कारण ये जोड़ नहीं, माइनस हो जाता है, घटाव हो जाता है। इसमें भी माइनस हो जाएगा। तो पहला हो गया बीजगणितीय योग एवं उसमें उपस्थित संगत प्रतिरोध, उसमें उपस्थित विद्युत वाहक बल के बीजगणितीय योग के क्या होते हैं, बराबर होते हैं। लिखा गया, ध्यान दीजिए। अभी चलते हैं बंद जाल, है ना, बंद जाल। यहाँ पे लिख देते हैं बंद जाल, जाल लिख दीजिएगा तो बहुत अच्छा रहेगा, बंद जाल, है ना। बंद जाल किस में चलते हैं, तो CDEF में, CDEF में। इसमें आपको क्या करना होगा कि इसमें देखिए I2 में R2 लेना होगा, यानी I2 और R2। इसमें ध्यान दीजिए, जोड़ कर दीजिए, क्योंकि देखिए अब इसमें जब लेने चलेंगे कि यहाँ पे ध्यान दीजिए, क्योंकि इसका धारा इधर की ओर है, इसका विपरीत है, तो उसमें जोड़ हो जाता है। इसमें देखा जाए तो यहाँ पे क्या है, I1 प्लस I2 धारा है और इसका संगत प्रतिरोध R2 है, R3 है, बराबर। इसमें विद्युत वाहक बल सिर्फ E2 है, क्या है, E2 है, और कहीं एक में तो नहीं है, तो E2 हो जाएगा। इस चीज को यदि लिख देते हैं तो आपको कितना नंबर मिल जाएंगे, 2 नंबर मिल जाएंगे। तो मुझे उम्मीद है कि इस चीजों को मैं दोबारा समझाने में सफल रहा हूं। एक ही लाइन याद रखना है, धारा और संगत प्रतिरोध के गुणनफल का बीजगणितीय योग, है ना, तथा उसमें उपस्थित विद्युत वाहक बल के योगफल के क्या होते हैं, बराबर होते हैं। इतना ही चीज तो ध्यान रखना। धारा संगत प्रतिरोध का बीजगणितीय योग, धारा और संगत प्रतिरोध के गुणनफल का बीजगणितीय योग और उस जाल में उपस्थित विद्युत वाहक बल का योगफल के क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो ये क्लास आज तक यहीं रहेगा, यहीं तक रहेगा। फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। आप सभी को धन्यवाद, स्क्रीनशॉट कर लीजिए।